चलो, हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे थे ना, तो फॉर्मूला को पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी यही चीजें और चीज मैं थोड़ा सा क्लियर कराता हूँ आप लोग को, फिर वो समझ आएगा। ठीक है, चलो हो गई, स्टार्ट करें। यस सर, स्टार्ट। यस सर। ठीक है, इसको थोड़ा इधर उधर कर, रुक रहे ना, एक बार मैं ना इसको सब कुछ कर लेता हूँ फिर स्टार्ट। ठीक है, तो ना मैं ना फिर से जो एग्जांपल दिया था उसको थोड़ा समझना, फिर आपको ना फॉर्मलता और मोलरता में अंतर समझ आएगा। देखो, जब हम लोग ना सोडियम लिए थे, क्या लिए थे? सोडियम। तो हमने लिया था 23 लिए थे, 23 ग्राम माने थे उसका वेट ना, और 23 ग्राम बराबर 1 मोल माने थे। सबको क्लियर है? 23 ग्राम बराबर हमने 1 मोल माने थे। ठीक है, फिर हमने क्लोरीन लिया, याद है सबको? क्लोरीन को हमने कितना माना? 35.5। कितना माना हमने? 35.5। और जब ये दोनों आपस में मिल जाए, देखो अभी तो सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, तब इनका अलग अलग अनुभाग। किसका आवाज आ रहा है साइड से? चीर चीर का, बंद बंद कर दो, तो चीर चीर का आवाज आ रहा है वो बंद कर दो। ठीक है, तो सोडियम का तो हमने अलग माने थे, तो 23 लिया था, 23 बराबर 1 ग्राम आ रहा था। NaCl को क्या लिए थे हमने? 35, और इज इक्वल टू 1 मोल आ रहा था। और जब हम दोनों को एक साथ लिए, सॉरी क्लोरीन को हमने 35 लिया, उसको 1 मोल माना था। अब जब दोनों को हमने एक ले लिया था, तब देखो दो परमाणु मिलकर एक अणु बना था। दो परमाणु मिलकर क्या बना था? एक अणु। और इसका वेट आया था 58.5 ग्राम। सबको क्लियर है? 58.5 ग्राम। और 58.5 ग्राम बराबर हुआ था 1 मोल। समझ रहे हो? 58.5 ग्राम बराबर हुआ था 1 मोल। समझ आया ना? अगर परमाणु है तो परमाणु भार इज इक्वल टू 1 मोल, अगर अणु है तो अणु भार इज इक्वल टू 1 मोल होता है। अब जो उस दिन बोल रहे थे कि समझ नहीं आया था, वो कॉन्सेप्ट अब मैं क्लियर कर रहा हूँ, तुमको क्या समझ नहीं आया होगा। अब देखो ठीक है, जब हम देखो बेंजोइक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड को हम लोग वेट निकालते हैं, तो जब टोटल वेट करते हैं तो 122 ग्राम आता है। कितना आता है? 122 ग्राम। एक अणु बराबर है बेंजोइक एसिड। ठीक है, लेकिन जब बेंजोइक एसिड को हम लोग किस में डालते हैं? बेंजीन में। बेंजोइक एसिड को किस में डालते हैं? बेंजीन में। तो ये दो बेंजोइक एसिड मिलकर एक बन जाता है। याद करो, यहाँ पर डाइमर फॉर्म बन जाता है। जब हम केवल बेंजोइक एसिड लेंगे तब इसका वेट आएगा 122 ग्राम, और 122 ग्राम बराबर होगा 1 मोल। ठीक है, लेकिन जब बेंजोइक एसिड को हम किस में डालते हैं? बेंजीन में। और बेंजीन में डालने के बाद क्या होता है? दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। समझ रहे हो ना? दो बेंजोइक एसिड मिलकर क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, डाइमर फॉर्म बन जाता है। तो डाइमर फॉर्म बन जाता है तो इसका टोटल वेट आएगा 244 ग्राम, लेकिन इसका मोल होगा 1 मोल के बराबर। आया कॉन्सेप्ट समझ? आया कॉन्सेप्ट समझ? आया? देखो, सोडियम अलग था, क्लोरीन अलग था, तो दोनों मिलकर एक बने NaCl। तो NaCl के जो टोटल वेट थे उसको हमने 1 मोल माना, नहीं माना? 1 मोल माने नहीं? उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो रहा है? जो बेंजोइक एसिड है, उस बेंजोइक एसिड को जब हम बेंजीन में डालते हैं तो दो बेंजोइक मिलकर एक अणु बराबर हो जाता है, डाइमर फॉर्म बना लेता है। तो उसका जो टोटल मास होगा वो 222 ग्राम होगा। लेकिन अगर हम मोल में मानेंगे तो दोनों मिला के एक ही मोल बनेगा कि नहीं बनेगा? दो बेंजोइक आपस में मिल गए हैं तो एक ही बना कि नहीं बना वो? इसलिए 244 ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा? 1 मोल। आया समझ? नहीं आया क्या? देखो, मोलरता के लिए हम लोग ना 122 ग्राम को लेंगे, लेकिन अगर हमको फॉर्मलता पूछा तो फॉर्मूलता में हमको क्या किया? हमने प्रैक्टिकल किया, और प्रैक्टिकल करके देखा कि हमने यहाँ पर लिया बेंजीन, इस पे डाले हमने बेंजोइक अम्ल, और जब बेंजोइक अम्ल इस पे डालते हैं तो हमको क्या मिलता है? जब इसमें हम बेंजोइक अम्ल डालते हैं तो दो बेंजोइक अम्ल आपस में मिलकर डाइमर बना लेता है, और दो अणु अब एक अणु के बराबर हो जाता है। अर्थात दो अणु का जो मोलर मास होगा वो 1 मोल के बराबर होगा। क्लियर है? यही है अंतर ऑब्जर्व मास में। ठीक है? ठीक है, आया समझ? आया? दो एक हो रहा है ना, बस यही चीज अंतर है उसमें।
अब देखो कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं उसको देखो। फॉर्मूला ऊपर मैं उस दिन पढ़ा दिया था कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम सूत्र भार, इसको ग्राम सूत्र भार बोलते हैं, अनिक कंपाउंड के लिए निकालते हैं इसलिए। ठीक है। और फिर क्या दिया था, उसकी फॉर्मलता क्या रहते हैं, इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बाकी चीज यहाँ पर लिखा वो पढ़ लेना। एनिक कंपाउंड कौन सा है तुम्हारा, NaCl, KCl, सोडियम सल्फेट, इन आदि के लिए मोलरता के स्थान पर, किसके स्थान पर बोल रहा है, मोलरता के स्थान पर क्या लिया जाता है, फॉर्मलता। फॉर्मलता उपयोग किया जाता है क्योंकि ये अणुओं के रूप में ना होकर क्या होता है, सूत्र इकाई के रूप में होते हैं। जो NaCl होता है वो कैसा होता है, सोडियम फिर क्लोरीन फिर सोडियम फिर क्लोरीन ऐसे जुड़ा होता है ना, एक सोडियम 6 क्लोरीन से और 6 क्लोरीन, एक क्लोरीन 6 सोडियम से घिरा होता है। ठीक है। और इनके जो मोलर मास होते हैं, उसके जो भार निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, ग्राम आणविक द्रव्यमान या ग्राम फॉर्मूला मास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्राम फॉर्मूला मास। ठीक है। तो फॉर्मलता एफ इज इक्वल टू क्या होगा, विलेय के ग्रामों में भार की संख्या। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, विलेय की ग्राम के ग्राम भारों की संख्या, मतलब जो बेंजोइक एसिड आपने ना 244 ग्राम लिए उसको लिखोगे, क्योंकि आपका ऑब्जर्व मास था। ठीक है। और विलियन का आयतन 1 लीटर में। ठीक है। फिर फॉर्मलता इज इक्वल टू फिर आ गया आयनिक विलेय का द्रव्यमान। आयनिक विलेय का द्रव्यमान कितना होता है, विलेय का सूत्रभार, ये सब लिखते जाना है। और ये जो हमारे पास आता है, ये द्रव्यमान तो जानते हो ना, सिंपल। अगर हमने बेंजोइक एसिड 5 ग्राम लिया है, बेंजोइक एसिड हमने कितना लिया है, 5 ग्राम, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5। ठीक है। और ग्राम फार्मूला मास में लिखेंगे 244 ग्राम। ये ग्राम फार्मूला मास में क्या लिखेंगे हम लोग, 244 ग्राम। और ये हो गया लीटर में आयतन। ठीक है। फिर यहाँ पर ये ग्राम फार्मूला मास को, फिर ये देखिए लीटर को यहाँ पर मिलीलीटर में चेंज किया गया है। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ूं, कोई हो कि नहीं हो, आया ना समझ। यस सर। यस सर। यस। ठीक है। हाँ चलो, इसको और आगे मैं और क्लियर करता हूँ, फिर इसको एक बार बैक आके वापस पढ़ना कि मैं बोलना क्या चाह रहा था। ये चीज क्लियर है। ठीक है। ये चीजें और मैं इसको क्लियर करूंगा, थोड़ा सा इसको यहीं से देख लो। तो ये चीज तो तुमको समझ आ गया होगा कि उसका वेट निकालते हैं 122 ग्राम आता है, लेकिन जब बेंजीन में मिलाया जाता है तो डाइमर बन जाता है। और जब भी डाइमर बनता है तो वो एक अणु के बराबर होता है। और हमेशा याद रखना, मोल एक के लिए निकालते हैं हम लोग, चाहे वो एक अणु हो चाहे एक परमाणु हो। ठीक है। तो मोलरता और फॉर्मलता में संबंध क्या होता है, फॉर्मलता इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ग्राम, वेट इज इक्वल टू ग्राम फार्मूला मास आयतन। और यहीं पर इसको बोला गया है, ये देखो, ये ऑब्जर्व मास और ये थ्योरिकल मास, इसको हम लोग दो टर्म्स अलग अलग दे दिए हैं। ग्राम फार्मूला मास को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व मास, और जो आणविक द्रव्यमान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरिकल मास। इसमें ही ये समझ आएगा कि ये ग्राम फार्मूला मास को क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व मास। हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया, कैसे ऑब्जर्व किया, बेंजोइक एसिड को जब हम बेंजीन में डाला तो हमको पता चलता है उसका डाइमर बन जाता है, और डाइमर बनने के बाद उसका वेट आता है 244 ग्राम। तो ये 244 ग्राम यहाँ पर लिखेंगे, हमने ऑब्जर्व किया है, प्रैक्टिकल से प्राप्त किए हैं। और सेम चीज यहाँ पर जो मोलर मास है वो क्या है, हमको जर्नली क्या पता है कि बेंजोइक एसिड का जो मोलर मास होता है कितना होता है, 122 ग्राम। हाँ, तो ये 122 ग्राम ये लिखेंगे। ठीक है। और इसी का जो आगे का कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए, अब मैं इसमें इतना दम क्यों लगा रहा हूँ कि आपको मोलरता और फॉर्मलता समझना क्यों है, क्यों हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे इसी टॉपिक पर, वांट हाफ फैक्टर। तो उस वांट हाफ फैक्टर में अंतर आएगा, ये वाली जो फॉर्मूला है काम आएगा, क्या चीज, फॉर्मलता और मोलरता। अगर ये दोनों टर्म समझे हो तब वाट हाफ फैक्टर आप आसानी से निकाल लोगे। तो वाट हाफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, आई कैसे निकालते हैं, आई इज इक्वल टू होता है फॉर्मलता बटे नॉर्मल, फॉर्मलता बटे नॉर्मलता। ठीक है। या उसके हम लोग क्या बोलेंगे, थ्योरिकल मास बटे ऑब्जर्व मास। ठीक है। और इस वाले वैल्यू को निकालने पर हमको ये वाला मिलता है, फॉर्मलता इज इक्वल टू मोलरता इंटू आई, और आई इज इक्वल टू क्या होता है, वाट हाफ फैक्टर। या वाट हाफ फैक्टर हम आगे पढ़ेंगे, तो ये यहाँ पर केवल ये जान लो कि वाट हाफ फैक्टर हम इन दोनों के थ्रू निकालते हैं। ठीक है। ठीक है। तो वाट हाफ फैक्टर पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा तुमको। नॉर्मलता और फॉर्मलता में अंतर समझ आ गया, नहीं आया होगा तो एक बार ये वीडियो और देखना, या फिर अपने से थोड़ा सा ध्यान लगाना, चीजों को ना समझ, खुद से समझने की कोशिश किया करो। कैसे नहीं हट रहा है रे, कई बार ये रोक देता है रे बाबा। क्लियर और नहीं,
चलो आगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये वाला ना कैसे गायब हो जाता है। चलो अब हम लोग ना नॉर्मलता मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता में संबंध देखेंगे। और संबंध देखते समय देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज के लिए हम लोग क्या क्या निकालते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या दिख रहा है तुमको, NaCl लिया गया है। NaCl का नमक दिख रहा है, ये कौन सी कंडीशन में दिख रहा है तुमको, पाउडर कंडीशन में दिख रहा है ना। ये क्या है, NaCl का नमक है या फिर NaCl है जो किस कंडीशन में है, पाउडर में। और हमको क्या पता है NaCl का मोलर मास कितना होता है, ये देखो, विलेय का आणविक द्रव्यमान, Nb मतलब क्या होता है, विलेय का आणविक द्रव्यमान। विलेय NaCl का आणविक द्रव्यमान होता है 58.5 ग्राम। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, हमको सबको पता है, मोलरता इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पर ना मैं द्रव्यमान को ले लिया हूँ 10 ग्राम। हमने NaCl कितना लिया है, किलोपट में नाप के हमने कितना लिया है, 10 ग्राम। लेकिन उसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 58.5 ग्राम। फिर ये क्या हुआ तुम्हारा, ये लीटर में है। कितने लीटर के सॉल्यूशन बना रहे हैं हम लोग, 250 ml के सॉल्यूशन बना रहे हैं। ये ml में है, इसलिए इसको 1000 से क्या कर दिया हमने, भाग दे दिया। इसको ऐसे समझिए, मैंने आपको काम दिया, क्या काम दिया, ये 250 ml का आपको सॉल्यूशन बनाना है। कितने ml का सॉल्यूशन बनाना है आपको, 250 ml का। ठीक है, और मैं ये बोला हूं कि आपको NaCl को 250 ml का सॉल्यूशन बनाना है 1 मोलरता का। तो आप इसके लिए क्या करोगे, ये वाली फॉर्मूला लगाओगे, इस वेट के बराबर आपको मिलेगा 10 ग्राम। 10 ग्राम आप निकाल लोगे, फिर उसको किससे भाग दोगे, 58.5 ग्राम। क्या है इसका, आणविक द्रव्यमान। क्योंकि मैं तुमको काम दिया हूँ कि 250 ml का बनाना है, इसलिए यहाँ पर 250 लिखोगे। और इसको किससे गुना कर दोगे, भाग दे दोगे 1000 से, क्योंकि ml को लीटर को हमने ml में चेंज किया है। जब ये करोगे तो आपके पास वैल्यू आता है, सॉरी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें कुछ टेक्निकल मिस्टेक है, लेकिन इसकी वैल्यू आता है, सॉरी ये इसका वैल्यू इतना आएगा, ये जो है ना 0. आप लोग जाके देखना उसमें 0.684 ग्राम मोल प्रति लीटर। और इसका यूनिट आपको मैं यहाँ पर लिखा नहीं, इसलिए मैं इसका यूनिट बता रहा हूँ, क्या होता है, ग्राम मोल प्रति लीटर। जैसे इसका लिखा है ना ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर, वैसे इसकी वैल्यू भी इतना आएगा, कितना आएगा, 0.684 ग्राम मोल प्रति लीटर आएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल मोलरता के लिए। अब इसी का आपको नॉर्मलता निकालना है, तो नॉर्मलता निकालने के लिए आपको क्या पता है, तुल्यांकी भार पता होना चाहिए। तो तुल्यांकी भार क्या होता है, अनुभार बटे संयोजकता या एन फैक्टर। तो आपने 58.5 को, चूंकि आपको पता है कि एक तो सोडियम आयन बनता है और एक क्लोरीन आयन बनता है, तो आपने उसको 1 से भाग दे दिया। तो कितना ग्राम आया इसका तुल्यांकी भार, 58.5 ग्राम तुल्यांकी। इसी को हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अब वैल्यू क्या रखोगे आप, नॉर्मलता इज इक्वल टू क्या रखोगे, वेट आपने कितना लिया है, 10 ग्राम ही लिया अभी तक। ठीक है, ग्राम तुल्यांकी भार कितना आया, आपने अनुभार बटे संयोजकता किया था, आपके पास वैल्यू आया 58.5। ठीक है, आपने फिर उतना ही की सॉल्यूशन बना रहे हो, कितने का बना रहे हो, 250 ml का। ठीक है, कितना का इसको आपने 1000 से भाग देना पड़ता है, क्यों, आपने लीटर को ml में चेंज किया है। इसकी वैल्यू क्या आता है, यहाँ ध्यान से देखो, ये वैल्यू आता है 0.684 ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर। क्या आता है, ग्राम तुल्यांकी। ये वाली चीजों पर ध्यान दो, इसका ना यूनिट बदल गया है। यूनिट क्या लिखा है यहाँ पर, ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर। और इसका यूनिट था, सॉरी बैक हो गया। ठीक है, ठीक है, तो आप जब पाउडर फॉर्म में होते हो NaCl को, तो आप उसकी मोलरता निकाल सकते हो और नॉर्मलता निकाल सकते हो। क्योंकि इसकी संयोजकता एक होता है, इसलिए इसकी नॉर्मलता और मोलरता सेम सेम आता है। लेकिन अगर NaCl आपका कौन से फॉर्म में मिलेगा, क्रिस्टल फॉर्म में। कौन से फॉर्म में मिलेगा, क्रिस्टल फॉर्म में। तब आप उसकी मोलरता और नॉर्मलता नहीं निकालोगे, क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा तो आप उसकी क्या निकालोगे, फॉर्मलता। क्या निकालोगे, फॉर्मलता। पाउडर के रूप में आपको मिला तो आप नॉर्मलता निकालोगे, लेकिन आप उसको क्रिस्टल जैसे मानोगे तब आप क्या निकालोगे, उसकी फॉर्मलता निकालोगे। और फॉर्मलता इज इक्वल टू क्या होगा, फिर ये वही है, वेट आपने तो 10 ही ग्राम, हमने मान लिया कि 10 ग्राम ले रहे हैं। ग्राम फॉर्मूला मास देखो, यहाँ पर ना तुल्यांकी भार है, यहाँ पर आणविक भार है, और यहाँ पर है ग्राम फॉर्मूला आणविक द्रव्यमान।
ग्राम, फॉर्मूला, द्रव्यमान है। ये तीनों में अंतर यही चीज है, इसलिए मैं इसको सेपरेट अलग से बना दिया हूँ। तो इसका जब भी वेट निकालोगे कितना ही आएगा, कितना आता है, ग्राम विलेय का ग्राम सूत्र भार कितना आता है, 58.5 ग्राम आता है। तो ये भी आपने 58.5 ग्राम लिया, 250 ml, 1000 से इसको भाग दे दिए तो वैल्यू इतना आता है। अंतर आपको तीनों में दिखाई देगा, मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो। 6 पॉइंट क्या होगा तुम्हारा, 684, इसका फॉर्मूला होगा, आपको नहीं पता तो लिख ले रहना ना, ये होगा तुम्हारा ग्राम और ये होगा मोल। ग्राम ये है मोल, फिर क्या है प्रति लीटर, वो बन नहीं रहा है लेकिन वैसी है ये प्रति लीटर। ठीक है, अब तीनों में आपको अंतर ध्यान से देखना है। जब आप मोलरता निकालोगे, नॉर्मलता निकालोगे और फॉर्मलता निकालोगे, तो जब आप मोलरता निकालोगे तो आप आणविक भार ले, तो देखो बाकी चीज तो तुम्हारा सेम है, तीनों का तीनों, ये और ये सब सेम है। अंतर कहाँ पर है, देखो जब आप मोलरता निकालते हो तो आप आणविक द्रव्यमान निकालते हो, क्या निकालते हो, आणविक द्रव्यमान, और ये उसका आणविक द्रव्यमान ये है। जब आप नॉर्मलता निकालते हो तो आप क्या निकालते हो, तुल्यांकी भार, ये देखो ग्राम तुल्यांकी भार, विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार। और जब आप फॉर्मलता निकालते हो तो ग्राम फार्मूला मास लेते हो। ये चार तीनों में अंतर समझ आया सबको, ग्राम फार्मूला मास, बाकी तो सबका तुम्हारा सेम सेम है। ठीक है, और बाकी को जब आप कैलकुलेट करते हो तो कहां पर अंतर आता है, उसकी यूनिट में अंतर आता है। तीनों का यूनिट अलग अलग है, इसका यूनिट क्या है, देखो वैल्यू तो सेम आया है 0.684, लेकिन अंतर किस में आया, इसके यूनिट में आया। इसका यूनिट क्या है, ग्राम मोल प्रति लीटर, इसका यूनिट मोलरता के लिए क्या आता है, ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर, और ग्राम तुल्य हाँ फॉर्मलता के लिए क्या आता है, ग्राम सूत्र भार ग्राम प्रति लीटर। ये अंतर है तीनों में। ठीक है, तो सब लोग एक बार अपने से रिवाइज करो। आप जब मोलरता निकालते हो तो आप आणविक द्रव्यमान निकालते हो, ठीक है, नॉर्मलता निकालते हो तो क्या निकालते हो, तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांकी भार, और फॉर्मलता के लिए ग्राम फार्मूला मास या ग्राम सूत्र मास। ठीक है, और सब में समानता है, केवल अंतर इसकी वैल्यू भी सेम आएगा। अगर उसकी संयोजकता एक रहेगा तो वैल्यू सेम आएगा, संयोजकता ज्यादा या कम रहेगा तब अंतर आएगा। ठीक है, और फिर उनके ये जो यूनिट में अंतर आ जाता है, ये कैसे इसमें हट गया वो देखना पड़ेगा, लेकिन आपके पीडीएफ में वो हो सकता है वो सही हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये तीनों ना, ये जो मैं पढ़ाया हूँ इसको जाके एक बार और रिवाइज करना, तीनों में क्या चीज हो रहा है। मैं इससे रिलेटेड एक सवाल दूंगा, नॉर्मलता, फॉर्मलता, Yes, और sir. ठीक है, तो ये मैं दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। सबको समझ आया ये चीज? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा ना कि भाई हमको समझ नहीं आला, बात नहीं होना चाहिए। No, sir. ठीक है, और नहीं, पढ़ो सर। एकदम सीरियसली हो, पढ़ो रे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नॉर्मलता हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट, अब जो ये कॉन्सेप्ट को समझा होगा मोल प्रभाज को, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको, अभी जब हमने विलयन, जब देखो लास्ट लेक्चर में खत्म कर रहा था तो मोल प्रभाज बार बार हम लोग मोल प्रभाज पढ़ रहे थे। हालांकि हमने भी क्लास रिपीट कर लिए हैं, लेकिन जब हम पहले फॉरवर्ड में थे तो ये मोल प्रभाज वर्ड आ रहा था, नहीं आ रहा था, सबके आ रहा था ना। मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, अगर मैं सिंपल लाइन में बोलूं तो एक घटक बटे संपूर्ण घटक, या एक घटक की मोलों की संख्या बटे संपूर्ण घटक की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज। ठीक है, ठीक है, माउस काम नहीं करता कई बार तो। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं मोल प्रभाज। ये मोस्ट आईएमपी वर्ड है ना, मैं हो सके सब चीज याद ही होनी चाहिए। मोल प्रभाज किसे कहते हैं, विलयन के किसी एक घटक का मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या एवं, देखो विलयन के किसी एक घटक के मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या एवं विलयन के सभी घटक, और सभी घटकों में क्या आ जाएगा तुम्हारा, विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या का अनुपात को क्या अनुपात होता है, इसे हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, एक से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सर एक क्वेश्चन है, हाँ विलयन के किसी घटक है, विलयन के किसी एक घटक है। विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज, किसी घटक का मोल प्रभाज माने घटक दो हो सकते हैं आपके, एक विलेय हो सकता है या विलायक हो सकता है। या तो आप विलेय के मोल प्रभाज निकालोगे या विलायक के मोल प्रभाज निकालोगे।
ठीक है। किसी घटक मतलब उसमें दोनों लिखा है, या तो विलेय होगा या विलायक के लिए होगा। ठीक है, तो ये मतलब देखो, दोनों में से एक होगा। हाँ दोनों में से एक होगा। ये देखो, ये नीचे दिख रहा है, ये हमने विलयन बनाया है, इसमें हमने एक तो ए डाल दिया है, और ए मतलब क्या होता है, विलायक। ठीक है, और दूसरा इसमें डाला है बी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय। और इसका जब हमको मोल प्रभाज निकालना होगा, इसका क्या निकालना होगा, मोल प्रभाज, तो हम या तो केवल विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे। अगर विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो देखो क्या होगा, ए का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, एक से ये मतलब क्या होगा, विलायक का मोल प्रभाज। ऐसे ही पढ़ना सीखो, ए फॉर होता है विलायक, एक से होता है मोल प्रभाज, तो विलायक का मोल प्रभाज इज इक्वल टू क्या होगा, मोलों की संख्या, एन मतलब क्या होता है, मोलों की संख्या, और एन मतलब क्या हो गया, विलायक की मोलों की संख्या बटे संपूर्ण घटक, और संपूर्ण घटक में क्या आ गया तुम्हारा, ए का मोल प्रभाज और बी का, सॉरी, ए का मोलों का संख्या प्लस बी का मोलों का संख्या इज इक्वल टू टोटल मोलों की संख्या होगा। वो होगा कि नहीं होगा, होगा। यस सर। ठीक है यार, अटकता कैसे है ये? सर हाँ क्या हो गया, नहीं दिख रहा है, ये आपने सॉल्यूशन तैयार किया, इसमें आपने ए डाला है और इसमें आपने बी डाला है, इसमें आपने क्या किया, बी। अगर आपको ए की मोल प्रभाज निकालना है तो आप क्या लिखोगे, ए की मोलो, एन मतलब होता है मोलों की संख्या, ए की मोलों की संख्या बटे संपूर्ण घटक की मोलों की संख्या। संपूर्ण घटक में दोनों आ जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों मिला है कि नहीं है, ए भी मिला है और बी भी मिला है, तो ए प्लस बी की मोलों की संख्या। उसी प्रकार आप क्या निकाल सको, बी की मोल प्रभाज, तो क्या होगा तुम्हारा, विलेय का मोल प्रभाज इक्वल टू क्या होगा, एन बी, विलेय का मोलों की संख्या बटे क्या होगा, संपूर्ण, संपूर्ण मतलब क्या होगा, ए की मोलों की संख्या प्लस बी की मोलों की संख्या। ठीक है, इसको मैं इलिबरेट करके बता देता हूं मैं, चलो और बता देते हैं कि इसमें ऐसा हुआ है कि इसमें तीन चीज मिला है। क्या चीज मिला है, एक तो इसमें ए है, एक बी है और एक सी है, और आपको सी की मोलों की संख्या निकालना होगा, तब क्या करोगे, एन सी बटे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, हाँ तीनों को जोड़ दोगे, एनसी, तीनों घटक की मोलों की संख्या एक। अगर आपको बी के निकालना है तो क्या निकालोगे, एन बी बटे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, बस ऐसे। इसलिए तो यहाँ पर बोला है उसमें घटक कितने भी हो सकते हैं, हालांकि हम लोग केवल दो घटक वाले पढ़ते हैं, विलेय और विलायक का। ये जो बोल रहा है ना किसी भी घटक, तो वो किसी भी घटक के लिए निकाल सकते हो, आप विलेय के लिए निकाल सकते हो, विलायक के लिए, अगर आपके पास विलेय दो है तो दोनों में से एक के लिए निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट, आपको पता है। अब मोल प्रभाज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मोलों की संख्या निकालते हो आप, एक घटक बटे संपूर्ण घटक, किसी एक घटक बटे संपूर्ण घटक, या तो केवल आप विलायक का निकालो, और मोल प्रभाज हमेशा याद रखना एक ही का निकालते हैं, या तो केवल हम एक विलेय का निकालेंगे या एक विलायक का निकालेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम ये ले लें कि दोनों को जोड़े हम लोग, टोटल मोल प्रभाज कितना होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी, विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज इज इक्वल टू, अगर हम ये जोड़े तो ये पूरी गणितीय फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, और लास्ट में आपको वैल्यू मिलता है एक। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी विलयन के संपूर्ण घटक का मोल प्रभाज एक इकाई के बराबर होता है, समझ आया, किसी भी विलयन के संपूर्ण घटक या विलेय और विलायक का हम मोल प्रभाज निकालें, उनको जोड़ दें, तो किसके बराबर होता है, एक इकाई के बराबर होता है, इकाई मतलब एक के बराबर होता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट कहीं पर लिख लो अगर याद नहीं होगा तो, कि किसी भी घटक के जो मोल प्रभाज है उसका योग क्या होता है, एक इकाई के बराबर होता है। इस थ्रू से हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला हमारा आगे काम आता है, एक से मतलब विलायक का मोल प्रभाज इज इक्वल टू, अगर इसको पक्षांतर कर देंगे 1 माइनस एक्स बी मिलेगा ना, 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, अगर हमको पता है कि, हमको नहीं पता कि विलायक का मोल प्रभाज कितना है, लेकिन हमको पता है विलेय का मोल प्रभाज कितना है, 20 है, तो आप क्या करोगे, 100, या इसको हम इकाई को 100 मान लेना, इकाई को 100 मान ले तो 100 माइनस 20 कर देंगे, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 80 बचेगा नहीं बचेगा, और 80 क्या होगा तुम्हारा, एक से एक का मोल प्रभाज होगा। मोल प्रभाज। ठीक है, और मोल प्रभाज का अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होता, हम मोल प्रभाज जब लिखते हैं तो उसकी कोई इकाई नहीं लिखते, जैसे कि हम लोग नॉर्मल मोलरता में क्या लिखते हैं, मोल प्रति लीटर लिखते हैं, नॉर्मलता में तुल्यांकी भार प्रति लीटर लेते हैं, फॉर्मलता में फॉर्मूला भार प्रति लिखते हैं, लेकिन मोल में, हाँ
लेकिन ग्राम क्षेत्र में। हाँ, लेकिन मोल प्रभाज में हम उसकी कोई इकाई नहीं लिखते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात लिखते हैं, ये ताप से प्रभावित नहीं होता, इसलिए आगे के कॉन्सेप्ट में यूज होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर मोल प्रभाज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सबको क्लियर हो गया ये? चलो एक बार खुद से रिवाइज ये करो। क्या है सर? क्या चीज? N1 बाय सिग्मा N1। अच्छा, वो क्या कर दिया, जोड़ दिया यहाँ पर। अगर कोई n टाइप से हो, 1 2, ये i मतलब अगर हम लोग बोले मोल प्रभाज है और हमको ये मिल जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा हो जाए, तो वो i की वैल्यू हो गया कि हम 5वें नंबर का निकाल रहे हैं, तो i5 लिखेंगे। और ये इधर में सबको हाँ। जोड़ देंगे, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 करेंगे ना, तो टोटल घटक हो जाएगा ना। तो ये i है वो। N2। हाँ, वो इन्फिनिट के लिए। अब अगर मैं 5 घटक लिखे हैं तो 5 होगा, 5वां हमको तीसरे का निकालना है, तो 3 बटे संपूर्ण 5 को जोड़ेंगे नहीं, ये है। ठीक है, तो वो है सर? बस। हाँ सर 1 माइनस एक्स भी वाला समझ नहीं आया, कैसे बोले वाला? अच्छा, ये समझ नहीं आया। अरे तो ये तो है, देखो चलो कोई नहीं। आपको क्या पता है, ये चलता नहीं ठीक से, ये x से ये है, ठीक है, प्लस एक्स बी है, इज इक्वल टू क्या होता है, 1 है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर मैं निकालूं यहाँ पर, ये हमारे पास सॉल्यूशन है, अगर इसकी मैं टोटल निकालूं कि इसका मोल प्रभाज कितना है ए और बी को मिला के, तो हमेशा एक इकाई मिलेगा, आपको एक अंक मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर मैं ये बोलूं कि इसका 80 है, यानी कि एक इकाई मिलता है, और इकाई के रूप में आप केवल एक को लेते हो क्या? नहीं, वो इकाई आपका 100 भी हो सकता है, इकाई आपका 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, प्रति लीटर भी हो सकता है। तो अगर मैं निकालूं, तो अगर मैं इकाई इसकी टोटल यूनिट को मानता हूं मैं 100 है, क्या मानता हूं कि विलायक की टोटल मोल, विलयन की टोटल मोल प्रभाज 100 है, उसमें अगर मेरे को पता है कि विलायक का कितना हो, सॉरी विलेय का है हमारे पास 20 है, तो विलायक को आपको ज्ञात करना है। तो विलायक मतलब क्या होगा, x से इज इक्वल टू क्या होगा, इसको मैं पक्षांतर कर दूंगा 1, ये माइनस कितना करूंगा मैं 20, और 1 नहीं होगा, ये 100 होगा ना, क्योंकि मैं 100 माना उसको, 100 माइनस 20 करूंगा तो क्या होगा तुम्हारा, x से आएगा, और x इज इक्वल टू क्या होगा, 80 होगा कि नहीं होगा? x इज इक्वल टू क्या होगा, 80 होगा, ये बोल रहा है वो। तो वो यूनिट के बराबर होता है। यूनिट आपका एक भी हो सकता है, अगर मैं पॉइंट में लूंगा तो 0.5 लिया तो 1 आया, अगर 80 लिए, सॉरी 80-20 लिया तो 100 आया, 800-200 लिया तो कितना हुआ, 1000 आया। अगर मैं लीटर में लूं, यूनिट को किस में लूं, मैं लीटर में लूं, तो 1 लीटर को हम लोग कैसे मान सकते हैं, 500 ml, 500 ml इज इक्वल टू 1 लीटर आएगा ना। तो ऐसे होता है, और हमेशा एक इकाई ही मिलेगा आपको। इकाई समझ रहे हो ना? यस सर। ठीक है, वो इकाई ही मिलता है, मतलब आपको पता होनी चाहिए, और ये फॉर्मूला काम आता है। ठीक है, समझ। चलो, तो ये मोल प्रभाव सबको क्लियर हो गया। चलो खुद से एक बार रिमाइंड में पढ़ो कि एक घटक बटे संपूर्ण घटक की मोलों की संख्या। अब यहाँ से किसी का डाउट नहीं होना चाहिए, एन लिखा है मतलब वो क्या बोल रहा है, मोलों की संख्या बोल रहा है। एन मतलब होता है मोलों की संख्या, और मैं मोलों की संख्या निकालना अभी बता चुका हूँ। उनका जो जितना भार होता है 1 मोल के बराबर होता है, जो भी भार होता है वो क्या होता है, 1 मोल के बराबर होता है। उसमें भी समझ गया ना, बेंजोइक एसिड में, बेंजोइक एसिड में क्या हो रहा है, 2 मिलकर 1 बन रहे हैं, 2 मिलकर क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, तो वो 1 मोल हो जाता है। तो इसलिए 244 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल हो जाता है। ठीक है, अब आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट है पार्ट्स प्रति मिलियन, या पार्ट्स पर पीपीएम बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, पीपीएम। और पीपीएम कोई बड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपने प्रतिशत पढ़ क्या नहीं कहा हो, हाँ, प्रतिशत में आप क्या करते हो, 100 से गुना करते हो कि नहीं करते हो? या 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2। तो यहाँ पर क्या करते हैं, उस 100 के जगह क्या करता है, 10 लाख से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं, 10 लाख से। 10 लाख को लिखेंगे तो ऐसा ऐसा करके आएगा ना, 6 शून्य लगेगा। मैं कितना शून्य लगेगा रे, हाँ, 1 2 3 4 6 शून्य तो लगेगा सर। 6 शून्य माने कितना होगा, 10 की घात 6, बस इतना ही है। जैसे प्रतिशत में आप 100 से गुना करते हो, और यहाँ पर किससे करते हो, 10 लाख से। 10 लाख को आप 10 लाख लिखोगे तो बड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए उसको क्या करता है, 10 की घात 6 में लिया जाता है। 10 की घात 6 में, और कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे प्रतिशत वैसे पार्ट्स पर मिलियन। अब अंतर है, प्रतिशत आप बड़े वैल्यू के लिए निकालते हो, लेकिन
प्रति मिलियन क्या निकालते हो, पार्ट्स पर मिलियन क्या करते हो, बड़े से क्वांटिटी में आप छोटा कण निकालते हो। जैसे बोला जाता है ना 1 ppm सॉल्यूशन मिला, जैसे बोलते हैं ना प्रदूषण होता है, और प्रदूषण में ये बोलता है कि 5 ppm प्रदूषण हुआ है, बोलते ही ऐसी 5 ppm प्रदूषण हुआ है। यस सर। मतलब क्या हुआ है, 10 लाख शुद्ध हवा के कण में, ऐसे समझिए 10 लाख शुद्ध हवा के कण में 5 कण प्रदूषित कण मिले हैं। ठीक है, 10 लाख में कितने, 5, मतलब आप कहे बड़े से क्वांटिटी में छोटी सी वैल्यू निकाल रहे हो। 10 लाख में आपने केवल 5 की गणना किए हो कि नहीं किए हो। यस सर। प्रदूषण ऐसे निकालते हैं ना कि भाई किसी अगर Yes, पूछा sir. जाए कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट 6 ppm हो गया है, ऐसा आया तो 6 pm क्या हुआ कि हमारे पास 10 लाख शुद्ध ऑक्सीजन की हवा है, उसमें 6 कण कार्बन डाइऑक्साइड के है। अगर वो 6 कण के, हाँ, उसमें से कोई 6 कण शरीर के अंदर पहुंच गया बाय द वे, तो हमको क्या कर सकता है, इफेक्ट डाल सकता है, ऐसा है वो। तो क्या होता है, जब विलेय का बहुत कम मात्रा, विलेय का क्या होता है, बहुत कम मात्रा में क्या उपस्थित हो, तब हम सांद्रता को कैसे मापते हैं, प्रति मिलियन में। विलेय देखो, आपने शुद्ध हवा कितना माना है, 10 लाख, और जो अशुद्ध है उसको कितना माना आपने, 6, तो बहुत कम हुआ कि नहीं हुआ। जब विलेय बहुत कम मात्रा में हो, ट्रेस क्वांटिटी में हो, में उपस्थित हो, तब सांद्रता को पार्ट्स पर मिलियन में नापते हैं। यह अवयव के अंश या भाग है जो विलयन की प्रति मिलियन पार्ट्स में होता है, प्रति 10 लाख। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे ये बाकी चीज तो मैं समझाने के लिए लिख दिया हूँ, ठीक है, प्रतिशत में, और ये इसका भी हम वैसे निकालेंगे। पीपीएम क्या लिखेंगे, एक घटक का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल घटक। तो एक घटक मतलब क्या हो, मैं कार्बन को ही ले लूं, अभी मैं 6 बोला था, इसको मैं 6 लेता हूँ, इसको कितना लेता हूँ, कुल द्रव्यमान कितना होगा, अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं तो इसको मैं 1000 लेता हूँ, और इसका गुना किससे करूंगा मैं, 10⁶ से, तो ये पार्ट्स पर मिलियन में आ जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इसमें जानना ही नहीं है, केवल इतना जानना है कि हम जब विलेय की मात्रा बहुत कम हो और विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा हो, तब हम पार्ट्स पर मिलियन लेते हैं, और पार्ट्स पर मिलियन होता है 10⁶। ठीक है, और ये केवल ज्यादातर प्रदूषण को मापने का काम आता है। ठीक है, चलो मैं ये बोल रहा हूँ कि सल्फर का परसेंट है 3 ppm है, तो क्या बोल रहा है वो, टोटल वायुमंडल में 3 कण सल्फर के हैं। ठीक है, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, चलो पार्ट्स पर मिलियन ये हो गया। फिर अगर किसी को जो समझ नहीं आया होगा उसके लिए ये टॉपिक है, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज ज्यादा लंबा क्लासेस नहीं है, शायद कितना बज गया है, 36 हो रहा है। मोल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये मोल को आपको कैसे निकालते हैं, अपने आपने पढ़ा ना, मोल मोल और ये होता है एन, तो आप मोल के निकालने का ये तरीका है। आप क्या निकाल सकते हो, उसकी क्वांटिटी मात्रा में निकाल सकते हो, द्रव्यमान में निकाल सकते हो, और वैल्यू में निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपने 1 मोल लिया है, क्या लिया है आपने, 1 मोल, अगर मैं क्वांटिटी में बात करूं, कणों की संख्या, अगर मैं ये मानता हूं कि ये, चलो हमने बार बार सोडियम पढ़ ही रहे हैं, तो याद रखो कि हमारे पास 1 मोल सोडियम है। 1 मोल कितना है हमारे पास, सोडियम है, सोडियम। ठीक है, और इस सोडियम की, इस पर कणों की संख्या बोले कितने कण होंगे, तो कणों की संख्या कितना होगा, 6.022 into 10 के पावर 23 कण होंगे, 23 कण होंगे, समझ रहे हो ना। हमने सोडियम Yes, तो sir. कितना लिखा है, ये सोडियम कितना, इसमें 23 ग्राम है, और 23 ग्राम में अगर मैं पूछूं कि कितना कण होगा, क्वांटिटी ग्राम में, तो हमने द्रव्यमान बता दिया कि 23 ग्राम है, भार में क्या बता दिया हमने, उसका 23 ग्राम है। लेकिन मैं ये पूछूं इसकी कितने कण होंगे, तब आपको कण बताना होगा 6.02 और 23 और इज इक्वल टू क्या होता है, एवोगेड्रो नंबर के बराबर होता है। समझ रहे हो, यस सर। ये आपके पास इसमें सोडियम है। अगर मैं मोल की बात करूं तो 1 मोल बराबर कितना होगा, इसमें ग्राम में बात करूं इसमें, तो इसकी बात करूं तो उसमें 23 ग्राम। कण की बात करूं तो क्या होगा, इसको 0.6, ठीक है, एवोगेड्रो नंबर के बराबर। ठीक है, लेकिन और थोड़ा इमेजिन करो, अगर मैं ये बात कर दूं कि हमने सोडियम को वेपर कंडीशन में बदल दिया, थोड़ा यहाँ पर इमेजिन कर लो, क्योंकि हम सोडियम पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, कि सोडियम को हमने किस में बदल दिया, वाष्प में बदल दी, और वाष्प में बदलने के बाद पूछा इसका आयतन कितना होगा, 1 मोल का आयतन कितना होगा, तो उसका आयतन इतना होगा, कितना होगा, 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये है, तो इसमें सीधा रिलेशन होता है।
ठीक है। अगर मैं इसी चीज को और इलेबरेट करके पढ़ाऊं तो अगर मैं NaCl का बात कर रहा हूँगा तो इस बैकेट के अंदर NaCl कितने ग्राम होगा? 58.5 ग्राम। अगर मैं ग्राम की बात करूं तो 58 दशमलव कितना होगा? 5 ग्राम। 58.5 ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा? 1 मोल। और इस पर मैं आपको क्वांटिटी पूछूं तो क्वांटिटी आपको बताना पड़ेगा 0.6022 इंटू, ठीक सर है। गलत बोले। हाँ हाँ ठीक है। 6.022 into 10 to the power 23। हाँ मैं तो कंसंट्रेशन चेक कर रहा था, तुम लोग पढ़ाई में ध्यान है कि नहीं करके। ठीक है, तो है सर। 6.22 इंटू 10⁻23 कण होंगे यहाँ पे। अगर NaCl को हम लोग लिक्विड फॉर्म, सॉरी गैस फॉर्म में बदल दिए, वाष्प में बदल दिए, उसके बाद पूछे इसका आयतन कितना होगा बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा इतना 22.4 लीटर होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मेरे, ठीक है। और फिर ये उसका सिंबल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये है Na, ठीक है। आणविक द्रव्यमान ऐसे निकालते हैं। और ये उसका है आयतन। अगर आपको यहाँ पर आपको पूछा जाए मोलों की संख्या, अगर किसी को, हाँ सर उसका मास बोलेंगे तो 50.5 यही रहेगा ना? करके देख लेना थोड़ा सा, मेरे समझ नहीं आया तेरा सवाल। और मैं थोड़ा सा प्रेस खत्म करने के चक्कर में हूँ, क्योंकि ना वो 5 मिनट बाद क्लास खत्म हो जाएगा। तो आपको मोलों की संख्या क्या निकालना है? क्वांटिटी आपको होगा, उसको इससे भाग दे देना है। अगर किसी का वेट दिया होगा 5 ग्राम तो उसके आणविक द्रव्यमान से भाग दे देना है, जैसे कि मैं दिया था ना वो वाला। अगर मैं NaCl हम लोग 5 पढ़े थे ना, देखो 10 वाले पढ़े तो 10 बटे हम 58.5 को भाग दे देंगे ना, तो उसकी मोलों की संख्या निकल जाएगा। अगर किसी का आयतन दिया होगा तो उसको 22.4 से भाग दे दोगे तो उसकी मोलों की संख्या निकल जाएगा। ये ऐसा इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप जाइए। और ये यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया दिख रहा है तुमको? थैंक यू। हमारा पहला स्लाइड कंप्लीट होता है। ठीक है। Yes.